A uniform cylinder of radius r and mass capital M of radius r and mass capital M is spinned about its axis with angular velocity omega naught and then placed it in a corner as shown. And then place it in a corner as shown. The coefficient of friction between the surfaces is mu. How many turns? Sorry. How many turns will the cylinder takes before it stops? How many turns will the cylinder take before it stops? तो हमारे को दिया है कि हमने एक सिलेंडर को स्पिन करके रोटेट करके हमने एक कॉर्नर पे रख दिया. Coefficient of friction between the surfaces is mu. You have to tell how many turns will the cylinder take before it comes to rest. So अगर हम इसका diagram बनाएं, it's given in the form that हमने एक सिलेंडर को एंगुलर वेलोसिटी दी ओमेगा नॉट और ऐसे वॉल के साथ रख दिया. तो ऐसे घूमते घूमते यहीं पे रुक जाएगा. हमने पता नहीं कितने रोटेशंस के बाद रुकेगा. How many rotations it makes before it stops? How many rotations will it make before it stops? अगर मैं फोर्सेस मार्क करूं, सेंस ऑफ रोटेशन देख लो, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके रखा है. बस फोर्सेस मार्क करने के लिए मैं उसको हटाने लगा हूं. यहाँ पे एक्ट कर रही है एक नॉर्मल रिएक्शन N1, नॉर्मल रिएक्शन N2, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स. इस पॉइंट पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगी? P1 पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन upward. अपवर्ड्स.
जैसे डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स कितनी? म्यू एन टू। इधर फ्रिक्शन कितनी होगी इस पॉइंट पे और किस डायरेक्शन में? इधर फ्रिक्शन कितनी हो किस डायरेक्शन में? ये ऐसे टर्न कर रहा है। लेफ्ट साइड को म्यू एन वन। सबसे पहले यहां से n1 n2 की वैल्यू निकालो। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट टू सर्फेसेस। n1 n2 की वैल्यू निकालो क्या आएगी? अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है? N1 plus mu N2. And this should be equal to mg also. राइट साइड पे फोर्स N2. इज इक्वल टू म्यू n1। n2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। n1 is equals to मैंने n1 n2 की वैल्यू निकाल ली। अब ये बताओ ये रुकेगा ही क्यों? ये सिलेंडर जो रोटेट कर रहा था व्हाई इट विल स्टॉप? व्हाई दिस सिलेंडर विल स्टॉप? Due to friction. मैं अगर आपसे पूछूं टॉर्क ड्यू टू n2 अबाउट सेंटर ऑफ मास, n2 के कारण टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितनी है? n2 इस सिलेंडर को घुमा सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? No. n1 No. और mg भी नहीं, बिकॉज इन तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेंटर से ही पास कर रहा है। तो n1 n2 और mg के कारण तो टॉर्क जीरो। म्यू n2 के कारण जो टॉर्क लगेगी वो क्लॉकवाइज टर्न करेगी एंटी क्लॉकवाइज? म्यू n2 के कारण, इसके कारण इस सिलेंडर पे क्लॉकवाइज लगेगी एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। म्यू n1 के कारण Anti-clockwise. म्यू n1 के कारण क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। मतलब इन दोनों की टॉर्क एक डायरेक्शन में है और एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट है। Sir, mu N1 तो anti-clockwise नहीं है. अब देखो अगर म्यू एन सिर्फ म्यू n1 लग रहा है तो ये सिलेंडर क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज? आप ऐसे पकड़ के खींचोगे इसको तो Clockwise. क्लॉकवाइज। तो इन दोनों की टॉर्क सेम डायरेक्शन में और एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट है। मतलब ये एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे या एंगुलर रिटार्डेशन? या एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे या एंगुलर रिटार्डेशन? एंगुलर रिटार्डेशन। एंगुलर रिटार्डेशन का फॉर्मूला अगर मेरे को लिखना है तो क्या लिखूं? एंगुलर रिटार्डेशन कितनी होगी? जिसे अल्फा इज इक्वल्स टू
तो भाई टॉक कितना? सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है इतना। n1 n2 की वैल्यू डालूं तो क्या बनेगा? n1 n2 की वैल्यू डालने दो। हाँ सेम ही लो सारी जगह। ठीक है, n1 n2 की मैंने ये वैल्यूज डाली हैं। म्यू एम जी ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर तो कॉमन है। m कैंसिल, एक r कैंसिल, 2 न्यूमरेटर में चला गया। किसकी वैल्यू आई है? रिटार्डेशन। कांस्टेंट है वेरिएबल है ये वैल्यू? ये वैल्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सारी टर्म्स देखो ना, Constant. तो कुछ वेरिएबल टर्म Constant. है, कांस्टेंट है। अल्फा कांस्टेंट है तो मैं काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लगा सकता हूँ। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है ओमेगा नॉट, हमने बताना है कब रुका, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0। अल्फा पता है तो थीटा कितना हो जाएगा? यूजिंग ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा, सो थीटा इज ओमेगा 0 है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, दिस विल बी अल्फा की वैल्यू डाल दो, यू विल गेट द आंसर। देखो एक बार ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देख लो कैसे किया है। सर थोड़ी स्क्रीन ऊपर कर दो। सर इसको फिर 2 पाई से डिवाइड भी करेंगे? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बताने हैं तो करना पड़ेगा, सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये थीटा आया ना, यस तो सर। रेवोल्यूशंस बताने हैं तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, समझ में आया? देखो इसको ध्यान से। ये रोटेशनल मोशन का थोड़ा सा टफ पार्ट शुरू कर दिया मैंने। नेक्स्ट इज
plank of mass capital M whose upper surface is rough and lower surface is smooth. Whose upper surface is rough and lower surface is smooth, rests on a smooth horizontal plane. Rests on smooth horizontal plane. A solid sphere of mass small m is placed on the plank and the plank is suddenly given velocity v naught as shown. Find the time after which the sphere starts pure rolling. Find the time after which sphere starts pure rolling. If coefficient of friction between sphere and the plank is mu. If coefficient of friction between sphere and the plank is mu. हमें ऐसे दिया horizontal surface इसके ऊपर एक plank placed है. इस plank के ऊपर there is a sphere. हमने इसको वेलोसिटी दी v नॉट. हमने बताना है स्फीयर प्योर रोलिंग कब शुरू करेगा. इनिशियली स्फीयर रेस्ट पे है. प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी. प्योर रोलिंग की कंडीशन होगी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी वही हो जो प्लैंक की है. इसे फॉर प्योर रोलिंग velocity of point P is equals to velocity of plank. हमें दिए इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए तो वो कितने टाइम के बाद होगी. फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग. कैसे करें.
सर ही पहले स्लिप करेगा फिर ही प्योर रोलिंग शुरू होगी ना। हाँ, करो इससे सॉल्व। स्फीयर पे फ्रिक्शन आगे लगेगी ना। फ्रिक्शन आगे लगेगी स्फीयर पे। अगर प्लैंक के लिए इक्वेशन लिखो तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज इनिशियल 0 है, फाइनल इज 80। Also, torque due to friction is equals to I alpha. ये हमने कल भी दोनों न्यूमेरिकल्स में निकाला था। ये स्फीयर के लिए लिखिए, गलत लिख दिया। दिस वाज स्फीयर। प्लैंक की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, तो टाइम t के बाद इट विल बी स्फीयर। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। जब फ्रिक्शन एक्ट करेगी, इस डायग्राम को देखो, फ्रिक्शन के कारण स्फीयर की लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी, कम होगी?
फ्रिक्शन के बढ़ेगी। कारण बढ़ेगी एंगुलर वेलोसिटी। कम होगी। फ्रिक्शन के कारण ये इधर मूव करेगा और रोटेट कैसे करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise। एंटी क्लॉक। फ्रिक्शन के कारण एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके इस पॉइंट की दो वेलोसिटीज हो जाएंगी, एक हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर प्लस आर ओमेगा, बिकॉज आर ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में है, और ये वीसी प्लस आर ओमेगा होनी चाहिए जो इसकी वेलोसिटी है प्लैंक की। ये दोनों सेम होंगी तभी नेट जीरो आएगा रिलेटिव। तो ये कंडीशन लगाई है मैंने यहाँ पे, सारी वेलोसिटीज निकाल के वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज वेलोसिटी ऑफ स्फीयर प्लस आर ओमेगा फॉर प्योर रोलिंग। आया समझ के नहीं नीचे आया? कर दो थोड़ा। रोटेशन के अच्छे न्यूमेरिकल्स तो इसी टाइप के होंगे, बट ये आएंगे सिर्फ एडवांस में, मेंस में भी नहीं आएंगे, मेडिकल में भी नहीं आएंगे। मेडिकल वालों से वो इतना उम्मीद नहीं करते कि उनका इतना दिमाग चल जाएगा, बिकॉज वो बायो ज्यादा पढ़ते रहते हैं सारा टाइम, बॉटनी zoology, तो फिजिक्स में इतना टाइम ही नहीं देते कि ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। हाँ बट इसमें एक सिर्फ पार्ट पूछ सकते हैं, सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं, सिर्फ आपको कंडीशन पूछ सकते हैं कि प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन क्या होगी, जो मैंने बॉक्स में शो किया है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज वेलोसिटी ऑफ स्फीयर प्लस आर ओमेगा। तो एमसीक्यूज में ऐसी चीजें पूछ सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट राइट। फिर थोड़ा नीचे कर दो, वो नीचे वाला लिखना है अभी। रोटेशन के ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम सारे क्लास में नहीं कर पाएंगे, तो कुछ कुछ वीडियोस में डालता दूंगा, वो देखते रहना यूट्यूब पे, बिकॉज आज भी 4 डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करके वीडियो डाला है मैंने, सो वीडियोस देखते रहना वो एडिशनल के लिए, बिकॉज सारे क्लास में करने लग जाएंगे तो हमारा चैप्टर ही खत्म नहीं होने वाला। सर वो कॉपी में लिखने हैं। वो आपकी मर्जी है, आपने समझने जरूरी है, लिखने हैं लिखो, नहीं लिखने ना लिखो, दैट इज इमैटेरियल, पर आपको वो समझ में आए होने चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये दोबारा बता दो कि वो प्लैंक की स्फीयर और आर ओमेगा कैसे है? डायग्राम देखो, लीनियर वेलोसिटी और आर ओमेगा की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और आगे जा रहा है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे आर ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? राइट साइड लेफ्ट साइड? आर ओमेगा की डायरेक्शन राइट साइड। राइट साइड, और वी भी राइट साइड है, हाँ जी सर। स्पीड भी राइट साइड ही जा रहा है, तो ये दोनों वेलोसिटीज ऐड होगी, रोटेशन और ट्रांसलेशन ऐड होगी, और मिला के वो प्लैंक की वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए, ताकि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन प्लैंक एंड लोअर मोस्ट पॉइंट जीरो। बिकॉज प्योर रोलिंग की कंडीशन ही यही होती है कि जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी वही होनी चाहिए जो उस सरफेस की है जिसके ऊपर वो पड़ा है। तो हमने वेलोसिटी ऑफ प्लैंक कर दिया, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज
translational velocity of sphere plus r omega. सर यूट्यूब पे जो आपने येलो कलर से डाला है वही देखना है ना सिर्फ? हाँ वही देखना है. Next. A rod of length capital L lies on a smooth table. A rod of length capital L lies on a smooth table. It has mass capital M and is free to move in any way on the table. A small ball of mass M moving with speed v at a distance d from the center line collides elastically with a stick. सर मास के बाद रिपीट कर दो. A small ball of mass m moving with speed v at a distance d from the center line collides elastically with stick. What must be the mass of the ball? What must be the mass of the ball so that it remains at rest immediately after collision? So that it remains at rest immediately after collision. हमारे को ऐसे डायग्राम दिया है. टेबल के ऊपर एक रॉड पड़ी है. फ्री टू मूव है. ये इसकी सेंटर लाइन है, मतलब सेंटर से पास कर रही है. इसका मास m है, लेंथ l है. एक बॉल जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, ये ऐसे जाके इलास्टिकली हिट करती है इसको. हमने बताना है m की वैल्यू क्या हो ताकि बॉल कोलिजन के बाद रुक जाए. वैल्यू ऑफ m so that ball stops after the collision. क्वेश्चन समझ आया? वर्क पर एनर्जी में स्फेरिकल बॉडीज होती थी, इसमें स्फेरिकल नहीं है, एक बॉल है और एक रॉड है. बॉल ने रॉड को हिट किया और बॉल कोलिजन के बाद रुक गई, इलास्टिक कोलिजन है. तो हमने बताना है बॉल का मास कितना है. इलास्टिक कोलिजन है मतलब क्या क्या कंजर्व्ड है? kinetic energy. और काइनेटिक एनर्जी. और इलास्टिक कोलिजन क्या होती थी? मोमेंटम. मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड. बॉल ने आके रॉड को हिट किया,
मैं अगर बॉल और रॉड को सिस्टम मान लूं तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रही है? एक्सटर्नल टॉर्क नो सर। मतलब एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड ही होगा। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। पहले तो ये कि क्या क्या कंजर्व है, मतलब बिकॉज आपको इसी से इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, initial kinetic energy is equal to final kinetic energy and initial angular momentum is equal to final angular momentum. अब आपने क्या पढ़ा था? If a body is free to rotate, it will always rotate about its center of mass. मेरे को बताओ, जब बॉल आके इसको हिट करेगी, ये अपनी जगह पे घूमेगा या आगे भी जाएगा और घूमेगा भी? जैसे आपने टेबल के ऊपर पेन की कैप रख लिया, पेन रख लिया, और उसके एक एंड पे आप ऐसे जैसे कैरम में मारते हैं उसको हिट करो अपनी फिंगर से, तो वो उसी जगह पे घूमता है, घूमता भी और आगे भी जाता है। आगे भी जाते हैं। मतलब जब इसको आके बॉल हिट करेगी तो जो रॉड है उसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी और रोटेशनल भी मिलेगी, क्योंकि वो गोल गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा। क्लियर है ये? तो पहले कंसेप्ट लिखो इसका। एज द कोलिजन इज इलास्टिक, as the collision is elastic, momentum as well as kinetic energy both are conserved. Momentum as well as kinetic energy both are conserved. Moreover, if we assume that ball and rod as a part of system, ball and rod as a part of system, no external torque is acting on the system, no external torque is acting on the system. सर मोरोवर बॉल के बाद क्या बोला? If ball and rod are part of the system, no external torque acts on the system. No external torque acts on the system. Therefore, angular momentum is also conserved. And if rod is free to rotate, it will always rotate about its. If rod is free to rotate, it will always rotate about its center of mass. It will always rotate about its center of mass. सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बताओ। इनिशियल मोमेंटम किसका है, रॉड का, बॉल का या दोनों का? इनिशियली क्या मूव कर रहा है? सिर्फ बॉल, रॉड तो रेस्ट पे है।
मोमेंटम ऑफ बॉल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ रॉड, बिकॉज कोलिजन के बाद ये बॉल तो रुकी और ये आगे मूव करेगा और ये घूमेगा भी. तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बॉल का ये सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. ये यस सर. using kinetic energy conservation. Initial kinetic energies फाइनल इज रॉड आगे भी जा रही है और रॉड घूम भी रही है. सो हमें इन तीन इक्वेशन से स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है. इन तीन इक्वेशंस के साथ स्मॉल m की वैल्यू. बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, v गिवन है, तो मैं इस इक्वेशन से लिख सकता हूं VCM इज mv बाय कैपिटल M. यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हो? फर्स्ट एंड सेकेंड को थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द आंसर. बिकॉज VCM को भी v की टर्म्स में लिख दो, ओमेगा को भी v की टर्म्स में लिख दो, तो आपके पास स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी. बिकॉज एक वेरिएबल बचा है बस v के टर्म्स में आंसर निकालना, बिकॉज v क्वेश्चन में गिवन है. सो फर्स्ट एंड सेकेंड को थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू विल गेट द आंसर. आंसर लिख देता हूं, इसको कंप्लीट करके देखना. हमारे पास जो स्मॉल m की वैल्यू आएगी दैट इज small m is next. A rod is placed on a table with its one end hinged. A perpendicular force F is applied at center of the rod. A perpendicular force F is applied at center of the rod as shown. Find the angular velocity of the rod as it turns through 90 degree. Find angular velocity of the rod as it turns through 90 degree.
ये दिया, यहां से हिंज्ड है। हमने इसके सेंटर पे एक फोर्स लगाई F परपेंडिकुलर। हमने बताना है जब इस फोर्स के कारण ये रॉड ऐसे घूमी, इस पोजीशन पे आ गई, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? एंगुलर वेलोसिटी। रॉड के सेंटर पे फोर्स लग रही है और इसी डायरेक्शन में लगनी है। मतलब बीच में मैं अगर एक पोजीशन और मार्क करूं, तो फोर्स रॉड के सेंटर पे लगेगी F। इस फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? फोर्स हमेशा सेंटर पे ही लग रही है और ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लग रही है। इस पॉइंट पे अगर मैं टॉर्क पूछूं तो कितना है? इस पॉइंट पे टॉर्क कितना है? इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? अगर ये थीटा तो ये डिस्टेंस कितना? L/2 cos theta. तो टॉर्क इज एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ml square by 3. बिकॉज अबाउट वन एंड है तो ml स्क्वायर बाय 3। वेरी गुड। तो मेरे पास ये आ गया 3f cos थीटा अपॉन 2ml। ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? थीटा चेंज होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा चेंज होगा, चेंज करेगी। मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो आप इसमें इक्वेशंस नहीं यूज कर सकते काइनेमैटिक्स की। हम इसको लिख सकते हैं दिस इज डी ओमेगा बाय dt। डी ओमेगा बाय dt को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया डी थीटा से डिवाइड, डी थीटा बाय dt क्या होगा? ओमेगा। That means this is omega d omega by d theta तो ओमेगा डी ओमेगा इज ओमेगा डी ओमेगा इज दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर। थीटा वेरीज फ्रॉम, इनिशियली थीटा कितना होगा? डायग्राम से देख के बताओ। इनिशियली थीटा 0 फाइनल 90 90। जो इंटीग्रेट कर देंगे 0 to 90 आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे 0 to 90 विल गेट द आंसर। नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते थे किसमें इस वाले क्वेश्चन में? एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाओगे? हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता ना, एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं पता, वेलोसिटी भी नहीं पता, वही तो निकालनी है। और वर्क डन करेगा ये टॉर्क, क्योंकि एक्सटर्नल लग रहा है तो वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी। इनिशियल और फाइनल एनर्जी सेम नहीं होगी ना।